Hello student, this is Muskan from Maharaja Aghasan School Hisar. Today we are going to study Civics chapter 5 of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. 5th chapter है औरतों ने बदली दुनिया। पहले है कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के लिए पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण से किया, उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि वे महिलाएं अच्छे नर्स हो सकती है क्योंकि उनमें अधिक सहनशीलता और विनम्र होती है। इसे परिवार की स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। मतलब ये क्या है, एक रूढ़िवादी धारणा है जो पहले से ही मान लिया जाता है कि बहुत सी लड़कियों के डॉक्टर इंजीनियर बनने के अध्ययन करने और कोशिश करने मतलब वो कोशिश करते तो उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता जो कि लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो शादी करके अपने मुख्य लक्ष्य मान ले, मतलब वो शादी करके अपना मुख्य लक्ष्य मान ले। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसे नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरों लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता और ढोस दी जाती है। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल के हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच से बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। मतलब पहुंच से बाहर मतलब उनका जाना नामुमकिन है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते हैं। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते हैं जो उनके परिवार में होता था और उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों के अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में से जहां कुम्हारी, बुनकारी या हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती है और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती है। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, उन्हें कुम्हार भी नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखा नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। मतलब 19वीं सदी में स्कूल बच्चे जाने लगे। जिन माँ बाप खुद स्कूल नहीं गए थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्री और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखने सीखने के लिए संघर्ष किया। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। मतलब हम देखते हैं कि आज भी दोनों की शिक्षा में फर्क है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। मतलब पूरे देश की जनसंख्या की गिनती की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री या पुरुष का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार हम लड़कों और पुरुषों का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी
तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षित था। 2001 की जनगणना के अनुसार लड़के 76% पढ़े लिखे थे और लड़कियां 54%। इसका असर यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच में ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़े लिखे हो सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत मतलब शिक्षा का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर कभी समाप्त नहीं हुआ है। सभ्यता अपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों को स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। मतलब कौन सी अनुसूचित और जनजाति की लड़कियों को स्कूल छोड़ने का अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम है। वर्ष 2001 की जनगणना में यह भी पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती है, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए न उचित स्कूल है और न ही शिक्षक। मतलब और दूसरा कारण क्या है बच्चों का स्कूल छोड़ने का कि पढ़ने के लिए उचित स्कूल नहीं है और शिक्षक नहीं है। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने के मतलब स्कूल घर से दूर और आने जाने के लिए बस या वैन का साधन की व्यवस्था ना हो तब भी लड़कियों की स्कूल नहीं भेजा जाता। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते मतलब गरीब होते हैं, वह अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों की प्राथमिकता मिल जाती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसे कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ पढ़ा था। उसके बाद है महिला आंदोलन। जब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है, अन्य क्षेत्र भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया। मतलब उन्होंने आंदोलन किया। इन संघर्षों का महिला आंदोलन कहा जाता है। जो उन्होंने संघर्ष किया उसको महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें, कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवित आंदोलन बनाती है। इससे चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और अन्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है और उसकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख भी सकते हैं। मतलब महिला आंदोलन के वजह से ही महिलाओं को अधिकार मिल पाया है। अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। मतलब 2006 में क्या कानून बना था कि जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मानसिक और शारीरिक हिंसा हो रही है, उनको कानूनी सुरक्षा दी जा सके। एक और उदाहरण देखते तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। मतलब जो परिवार दहेज मांगते हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। मतलब उन्होंने एक अभियान चलाया कि महिलाएं सड़कों पर निकल आए। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव और जानकारी का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। आज आपका होमवर्क है इसी चैप्टर के क्वेश्चंस राइट एंड लर्न। थैंक यू।